नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आप सभी का स्वागत है देश के सबसे पसंदीदा शो इंडिया का सवाल में। और इंडिया आज एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर वक्फ संशोधन बिल को लेकर विरोध क्यों जताया जा रहा है। आखिर ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहा है। क्या संसद में कोई भी बिल लाया जाएगा या कानून बनेगा तो देश का एक समुदाय विशेष उसका विरोध करेगा ही करेगा, यह लिख दिया गया है। वक्फ संशोधन बिल 2025 पर संसद के दोनों सदनों में कुल 24 घंटे चर्चा हुई या यूं कहें मंथन हुआ, जिसमें सदन के पटल पर बिल की एक एक बात सामने आई। विपक्ष ने सवाल किए और सरकार ने जवाब दिए और आखिरकार संसद ने वक्फ संशोधन बिल पास कर दिया। अब राष्ट्रपति की मोहर का इंतजार है, लेकिन जिस वक्फ में सुधार को यह संशोधन बिल आया उस पर सियासत शुरू हो गई। मुसलमान सड़क पर हैं, विपक्ष के नेता बेहद परेशान हैं, कांग्रेस तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह देश में यह पहला संशोधन नहीं हुआ है। अब तक देश में 100 से ज्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो आखिर इसे क्यों बवाल मचा हुआ है। क्या इसमें पार्टियों का वेस्टेड इंटरेस्ट तो नहीं या वोट बैंक की सियासत, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा से पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। वक्फ संशोधन बिल संसद से पास हो चुका है। अब राष्ट्रपति की मुहर का इंतजार है, लेकिन बिल के पास होने के बाद सड़क पर बवाल है। मुसलमान सड़कों पर उतर गए हैं। आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद और बिहार के जमुई से हैं, जहां सड़कों पर मुसलमान वक्फ संशोधन बिल 2025 के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मुसलमानों में नाराजगी है। मुस्लिम समाज बिल को गैर इस्लामिक और साजिश बता रहा है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, ये बिल हम लोग मानेंगे नहीं, कोई सूरत से नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे अपनी ही बाप दादा की जमीन जायदाद पे वक्त बिल बना करके कब्जा करना चाह रहे हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बिल जो है बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है और ये बिल सही नहीं है। मुसलमानों से अगर मोहब्बत होती मोदी जी को तो मुसलमानों के एजुकेशन पे बात करते, हेल्थ पे बात करते, इस तरीके से जो चीज़ उस पर बात करते। आप बार बार मुसलमानों के खिलाफ ऐसा क्यों कोई चीज़ लाते हैं जिससे मुसलमान समुदाय भड़क जा रहा है। एक ऐसी सरकार है जो सरकार जिन लोगों को जो बिल नहीं चाहिए वो सरकार लेके आती है। तो वहीं नेताओं का एक बड़ा तबका संशोधन से बेहद परेशान है, क्योंकि वक्फ से चलने वाली दुकान पर ताला लगने की तैयारी हो चुकी है। लिहाजा बिल को लेकर सियासत चरम पर है। भले ही सियासत हो रही है, लेकिन वक्फ की बेहिसाब दौलत पर सवाल तो उठते रहे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सियासत में उनको हिस्सादारी दो। यहाँ खाली वक्फ में तुम ये करें कि हम बेहतरी के लिए कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में, सियासत में कोई हिस्सादारी नहीं है। अब आपको वक्फ संशोधन बिल के बारे में बताते हैं। 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार चर्चा के लिए पेश हुआ। इस पर चर्चा के दौरान दोनों पक्षों ने अपना पक्ष रखा और विपक्ष ने भी संशोधन पर अपने विचार साझा किए। सरकार ने चर्चा में बिल को देश के गरीब और महिला मुसलमानों के लिए मील का पत्थर बताया। वहीं विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर ही सवाल खड़े कर दिए। लेकिन वक्फ संशोधन बिल 2025 पर लोकसभा और राज्यसभा से मुहर लग गई है। लोकसभा में वोटिंग के दौरान बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े और विरोध में 232 वोट पड़े। राज्यसभा में वोटिंग के दौरान पक्ष में 128 वोट पड़े और विरोध में 95 वोट पड़े। बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया
एक्स पर पोस्ट करके इसे बड़ा सुधार बताया। उन्होंने लिखा, ये कानून ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा और गरीब पासमानदा मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करेगा। वक्फ की संपत्ति में सालों से गड़बड़ी हो रही थी, जिससे खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं और गरीबों को नुकसान हुआ है। ये कानून इस समस्या को दूर करेगा। तो वहीं बिल पास होने के बाद जुमे की नमाज के बाद मुसलमान सड़कों पर है। विपक्ष वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस और डीएमके बिल के विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं। कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दायर कर दी है। ऐसे में ये साफ हो गया कि वक्फ पर आने वाला कानून ट्रांसपेरेंसी लाने से पहले कानूनी दांवपेच के बीच में फिलहाल उलझता दिख रहा है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गया है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को लेकर के लगातार आवाज उठ रही है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब एक एक पॉइंट पर चर्चा हो चुकी है तो फिर विरोध किस बात का? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध इसलिए जायज है क्योंकि उनके समुदाय का मामला है। लेकिन कांग्रेस तो लोकतंत्र में है ना, कांग्रेस क्यों इसका विरोध कर रही है? आखिर क्यों समाजवादी पार्टी इसको लेकर के आवाज उठा रही है? एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी वो भी इसको लेकर, जो कानून के जानकार हैं, वो भी इस तरीके की आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सरकार से कहां चूक हुई है? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा मेरे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सब हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शिवानंद जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी की तेज तर्रार प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डीके दुबे जी, संविधान विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडियो मेरे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक एके मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी के पास आऊंगा, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद अगर किसी का बड़ा बयान आया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जैसे सीएए को लेकर गए, जैसे अन्य मुद्दों को लेकर हम गए, इसको लेकर के भी जाएंगे, तो मेरा सवाल शिवानंद जी आपसे ही है, क्या जी गौरव जी, कहां कंफ्यूजन है इस संविधान संशोधन में? क्या आप नहीं चाहते हैं कि वक्फ में महिलाओं को हिस्सेदारी मिले? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके सरकारी दफ्तरों में या फिर आपके मंदिरों की जगह को वक्फ अपना ना बता दे? क्या आप नहीं चाहते हैं कि सबको समान अधिकार मिले? क्या आप नहीं चाहते हैं कि ये देश सेकुलर की आप बात करते हैं, अगर वक्फ संशोधन इसके अध्यक्ष कमेटी में अगर एक गैर मुस्लिम भी जुड़ जाएगा तो कितना सेकुलर माहौल बन जाएगा? आप नहीं चाहते हैं? गौरव जी, मैं देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पूछना चाहता हूं, 2014 से लेके 2025 तक मुस्लिम बांधवों के लिए कौन सा अच्छा काम किया है, बताइए। आपने मेरे सवाल का तो जवाब दे दो, प्रधानमंत्री से बाद में पूछ लेना। बताइए गौरव जी। वही तो सवाल किया। कंफ्यूजन कहां है आपको वक्फ संशोधन बिल में? क्या आप नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को बराबर का अधिकार मिले? क्या आप नहीं चाहते हैं कि ये एक सेकुलर पूरी तरीके से बने अगर गैर मुस्लिम भी आते हैं? क्या आप नहीं चाहते हैं कि जिलाधिकारी को पावर मिले? सपोज कीजिए कि आप ही की जमीन को वक्फ वाले आए और कहने लगे तो हमारी है, आप ट्रिब्यूनल कोर्ट में चले जाइए, सुनवाई का आखिरी फैसला उनका होगा। क्या आप नहीं चाहते कि इस देश में जिस तरीके की खबरें आई हैं निकलकर सामने कि हमारी जमीन पर वक्फ ने कब्जा कर लिया, हमारी जमीन पर वक्फ का कब्जा है, उन सभी को देखते हुए तो यह फैसला लिया गया है, फिर कांग्रेस को आपत्ति क्यों हो रही है, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है? गौरव जी, 1947 से लेके 1954 में वक्फ बोर्ड का स्थापना हो गया, आज तक उस रूल एंड रेगुलेशन से चल रहे हैं। क्यों भरोसा नहीं हाई कोर्ट पे, भरोसा नहीं सुप्रीम कोर्ट पे? आज देखिए, माइनॉरिटी मिनिस्टर के अंदर में एक काम चलता है, वक्फ बोर्ड का जो समिति चेयरमैन रहता है, आईएएस ऑफिसर, वहां डिसीजन होता है।
वो उसमें क्या गरीब लोगों को क्या कुछ मिलता नहीं है? ऐसा कौन सा काम करना चाहते हैं? कलेक्टर पास आने के बाद न्याय मिलेगा, इसका गारंटी कौन दे रहे हैं? ये बीजेपी आरएसएस दे रहे हैं? अंडरटेकिंग देना चाहते हैं? मैं बीजेपी प्रवक्ता मेरे मित्र को पूछना चाहता हूँ, 9,40,000 जो जमीन है वक्फ बोर्ड का, वो जमीन गोर गरीब दलित पिछड़ों को मिलेगा, ये अंडरटेकिंग दे सकते हैं? ठीक है, ये ठीक है, मुकेश ठीक है, अंबानी का ठीक है। बॉम्बे में जो पैलेस बना है, वक्फ बोर्ड के ऊपर पैलेस बना है। कल जो बंजारा हिल पे जो जमीन है अदानी को देने के लिए प्लान हुआ है बीजेपी आरएसएस। इसीलिए तो इस बिल में संशोधन जरूरी है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अनिल अंबानी का, मुकेश अंबानी का घर वक्फ की जमीन पे बना है, कल को कहते हैं कि भैया गौरव किशोर शर्मा का घर तो वक्फ की जमीन में बना है, कराओ खाली। कहां से मैं उसके प्रूफ दूंगा? आपके ट्रिब्यूनल कोर्ट में होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं शिवानंद जी? रत्नाकर जी, ठीक है, रत्नाकर जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर जिलाधिकारी को इसमें जोड़ लिया है, कलेक्टर को जोड़ लिया है, तो क्या गारंटी है कि उनको न्याय मिलेगा? रत्नाकर जी, अंडरटेकिंग दीजिए। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहे हैं? अभी आपके सवालों का जवाब रत्नाकर जी। ठीक है रत्नाकर जी। नरेंद्र मोदी जी रिटायर्ड होना चाह रहे हैं, इसलिए नागपुर दौरे में वहां से नागपुर का संविधान ये लेके आए वक्फ बोर्ड का कुछ दिशाहीन करने का। पहली बात तो मुझे लगता है शिवानंद जी आपको जानकारी नहीं है। शिवानंद जी आपको जानकारी नहीं है। अच्छा ठीक है, बताइए वक्फ को लेकर के जेपीसी का गठन कब हुआ? ठीक है शिवानंद जी, आप मुझे बताइए आप सिर्फ बोल रहे हैं, आप तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। अरे भैया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नागपुर गए हैं, आपको पता है जेपीसी का गठन कब हुआ था वक्फ बोर्ड को लेकर के? आप पता है जेपीसी का मीटिंग 4 बार ही हुआ है। फिर और मोदी जी नागपुर कब गए? मोदी जी नागपुर कब गए? नागपुर 30 मार्च को। फिर और ये तो पहले से मुद्दा चल रहा है। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? आपकी वहां से लेके आए वक्फ बोर्ड के संशोधन को। ठीक है शिवानंद जी, आप होमवर्क कर लीजिए। रत्नाकर जी साहब कहाँ है? 240 में एक भी मुस्लिम उसमें नहीं है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बात कर रहे गौरव सर? असदुद्दीन ओवैसी नहीं है, इमरान मसूद नहीं है, उन लोगों ने आवाज नहीं उठाई। क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए गौरव जी, उनके बात कौन मानता है? आज बॉम्बे में देखिए एसआरए के प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है शिवानंद जी, ठीक है। सबका नंबर आना चाहिए। सब उत्तर प्रदेश में ठीक है, खान को डेली धमकी आ रहे, कभी भी इनकाउंटर कर सकते हैं। ठीक है, सुरक्षित तुष्टिकरण करना, राजनीति ठीक है। इतने सारे सवाल जवाब ले लेते हैं, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती शिवानंद जी। रत्नाकर जी, आप पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, आपने सभी सुने होंगे। एक एक करके जवाब दे दीजिएगा। रत्नाकर जी, आवाज आ रही है आपको? टाइम पे आवाज कैसा आएगा गौरव जी? जी रत्नाकर जी, एक बार लगातार गंभीर आरोप जो है कांग्रेस प्रवक्ता शिवानंद लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं यहां से वक्फ वाली बात को लेकर आए। वो कह रहे हैं कि अगर जिलाधिकारी को इसमें जोड़ लिया तो इस बात की क्या गारंटी है उनको साफ मिलेगा? एशिया में सबसे ज्यादा जमीन मालिकाना हक रखने वाला एक निजी बोर्ड वक्फ बोर्ड, उसको लेकर के क्या भैया अंबानी का मकान भी वक्फ जमीन में बना हुआ है? जी देखिए, सबसे पहले तो देश की इस आवाम से, पसमानदा मुसलमानों से एक शायरी के माध्यम मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग, मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता, सियासतों का दौर है, संभल कर चलो रास्ते, सलाहकार हमेशा हर अच्छा नहीं होता। जी यही काम है कांग्रेस कर रही है, देश को गुमराह करने का काम, बरगलाने का काम ये कर रही है। आपने देखा किस तरह से इन्होंने बरगलाने का काम किया था। जम्मू कश्मीर में अत्याचार बढ़ जाएगा, ये गुमराह करने का काम, नागरिकता जाएंगे, 3 तलाक महिलाओं को लगाने का काम हमेशा। और जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई भी बिल सुधार के लिए लाती है तो उसको ये काला बताने की कोशिश करते हैं और पूरे देश में एक हमको दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान विरोधी है, मुसलमानों के खिलाफ ये जो है बिल लाया गया। इस तरह का आपने पार्टी से आखिर में आपत्ति किससे है? ये कह रहे थे कि कलेक्टर क्या न्याय दे पाएगा, ये लिखित रूप से अंडरटेकिंग चाह रहे। अरे भैया एक बता दीजिए, जब अपने वक्फ बोर्ड के माध्यम से कोई भी जिसकी जमीनों पे कब्जा किया जाता है, वहां पे आप उधार बना के रखा था कि सर्वेयर जाएगा, वो अपने हिसाब से जमीनों का मुआयना करेगा।
ट्रिब्यूनल में आपने कहा कि जो ट्रिब्यूनल का फैसला होगा वो ना पड़ेगा। आप अभी आपने प्रावधान था कि मुसलमान वहां थे, तभी तो हिंदू जो भाइयों के जिसकी जमीन कब्जा की जा रही थी, तो ऐसी कैसे उम्मीद कोई कर सकता। आज तो अमेंडमेंट के माध्यम से लड़ाई करके अब ऐसी गुहार कर सकते हैं। अगर आपको नहीं लगेगा तो आप भी फ्री है न्यायालय में और कहिए कि भाई इसमें अन्याय हो रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश कर जाइए, वहां पे भी कहिएगा कि हमारे साथ असंवैधानिक हो रहे हैं। आपने सब कहा, मैं गौरव जी चीज कहना चाहूंगा कि ये भाई साहब अभी हमारे ऊपर तमाम आरोप लगा रहे थे। 1995 इन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया, तब वो संवैधानिक था। को पूछना चाहता हूँ, अरे भाई साहब आप कितने बड़े ज्ञानी हैं, जरा सुन लीजिए बात, उसके बाद ज्ञान की टक्कर सब डायलॉग हमको याद है। 1995 में जब कांग्रेस, अब गौरव जी इनको इतना बड़ा शिवानंद जी बात पूरी करने दीजिए। मैंने जब आप अपनी बात कर रहे थे तो हमारे पैनल में सभी विद्वान लोग हैं, सभी ज्ञानी हैं, कोई नहीं बोल रहे थे जब आप बोल रहे थे। एक एक करके सबके पास आऊंगा। रत्नाकर जी अब 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, समय कम है। मेरा यही कहना है गौरव जी कि आज कांग्रेस पार्टी सदन में कह रही है कि असंवैधानिक, जबकि संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए हमने इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पास कराया। इनकी जब सरकार थी 1995 में जब संशोधन किया गया तब तो ये कह रहे थे कि संवैधानिक है। जब 2013 में किया गया तो कह रहे थे संवैधानिक है। अब 2025 में जब संशोधन किया जा रहा है तो ये किस तरह से असंवैधानिक है, जब कांग्रेस प्रवक्ता हमें बता दें, यहाँ पे बैठे हैं। किस तरह से मैं आऊंगा शिवानंद जी आपके पास। ठीक है सर, ठीक है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं। पूजा जी, वक्फ संशोधन बिल का आपने भी लोकसभा में विरोध किया समाजवादी पार्टी ने। मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूं, आप कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि इसके अंदर 5 कमियां क्या हैं। 5 छोड़ी 3 कमियां बता दिए जिसका आप विरोध कर रहे हैं। गौरव जी आपको नमस्कार। नमस्कार। पहली बात तो ये जो भाजपा बार-बार 2013 में दिखाया शक्तियां दे समर्थन नहीं किया था क्या इन्होंने जो है वक्फ बिल का सपोर्ट राज्यसभा को दी और इनके जो है मंत्री ने बोला भी था कि हाँ ये वक्फ बिल बहुत जरूरी है, इससे जो कायदे बनेंगे वो। जी पूजा जी आपकी आवाज थोड़ा तेज बोलिएगा, आवाज नहीं आ रही है। देखिए गौरव जी, या तो ये उस वक्त सही थे या तो इस वक्त सही है, हो सकते। उसके बाद में आ जाते हैं जो है ये कह रहे गलत जो फैलाई जा रही बात है। हम लोग कह रहे कि बताइए क्या कमियां हैं। आप बताइए जब जेपीसी का गठन हुआ, जेपीसी का गठन होने के बाद में जी मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगा एक बार आवाज चेक करें, आवाज में प्रॉब्लम है थोड़ा। 10 सेकंड का आंसर दे देता हूं। जी बोलिए पूजा जी। अब देखिए गौरव, अब सही आ रही है, बोलिए। हाँ देखिए गौरव जी, जब जो है जेपीसी का गठन हुआ उसमें जो अपोजिशन के मेंबर थे उनकी जो ऑब्जेक्शन थे उसको जब रिपोर्ट में जो है लागू नहीं किया गया तो फिर जी गौरव जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अब आ रही है, बोलिए मैम बोलिए। तो जब जेपीसी का गठन हुआ तो जेपीसी के जो अपोजिशन के मेंबर्स थे उसका ऑब्जेक्शन कोई नहीं रखा गया, नहीं पहली बात। और इन्होंने कहा इनकी सरकार इंडिया मुस्लिम पर्सन के जो सजेशन आए उसको इनको किए हुए हैं। अगर हुआ तो वो आज विरोध नहीं कर रहे होते। और उसकी बात आ जाती है नहीं पूजा जी आप अलग पॉइंट में चले गए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो 5 बदलाव, बड़े बदलाव हैं, क्या अब आखिरी फैसला अगर आपके साथ गलत हुआ है, आप ऐसा कह रहे हैं, तो क्या ये आपका अधिकार नहीं कि आप कोर्ट जाएं? उनका अपना वक्फ बोर्ड, अपने चुने लोग, अपना अध्यक्ष, अपना फैसला, सब कुछ अपना, तो देश में फिर लोकतंत्र के साथ लोकतंत्र कहाँ रह गया देश में? संविधान कहाँ रह गया देश में? आप बताइए गौरव जी, मैं वहीं पे आ रही हूँ। इमाम बाड़ा मामला 2016 में गैजेट जारी किया कि वह उनकी जमीन है और उसके बाद में 2020 में वक्फ ट्रिब्यूनल ने के हक में फैसला भी किया। 2025 मार्च में मुंबई हाई कोर्ट ने वक्फ के फैसले जो है ट्रिब्यूनल के फैसले को बदल दिया जी। और एकलौता मामला नहीं, ऐसे न जाने कितने मामले ठीक है रिजल्ट के बाद ऐसा हो रहा था, उसको कानून बना दिया तो आपत्ति क्या है? अगर ऐसा हो रहा था
तो कानून में आगे दिक्कत क्या है? वो तो पहले भी रहा था अगर आपके मुताबिक, तो कानून बना दिया तो आपत्ति क्या है फिर? देखिए कानून तो पहले से था ना, की आवश्यकता पड़ रही थी। आपत्ति किस चीज पर है फिर? समाजवादी पार्टी को वक्फ संशोधन के में किस चीज की आपत्ति है? देखिए जो गैर धार्मिक लोग की बात करें उससे आपत्ति है, उसके बाद में गौरव जी क्या बात कर रहे हैं आप? सुनिए, क्या देश सेकुलर कंट्री नहीं है भारत? आप हिंदू का आप, मैं जो पूछ रहा हूं, क्या भारत सेकुलर कंट्री है या नहीं? विविधताओं का देश है कि नहीं? संविधान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर के अधिकार है कि नहीं? आप बताइए, तो भगवान श्री राम जी का मंदिर बना है, तो राम नहीं। पूजा जी सुनिए, अगर इस देश में संविधान सबके लिए बराबर है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि किसी भी संगठन में किसी भी धर्म का लोग जुड़ जाए। आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 36 है, उसका हनन नहीं होता। ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं। संविधान में डी के दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डी के दुबे जी, मैं आपके पास आऊंगा। डी के जी, आवाज आ रही है आपको सर? हाँ जी, आ रही है। सर, आप सुन रहे थे पूजा मिश्रा जी को, वो कह रही है कि ऐसा तो पहले भी होता आया है। एक आर्टिकल का हवाला भी वो देती हुई नजर आ रही है। क्या इसको क्लियर कर दीजिएगा सर एक बार? अच्छा, पहले मुझे अगर 4-5 मिनट देंगे तो तसल्ली से सुनिएगा, बीच में टोकी नहीं, उसके बाद बोलिएगा सर। जी बोलिएगा सर। 2 मिनट में बोले क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है सर। 2 मिनट में अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। नहीं, 2 मिनट में वो विषय नहीं है 2 मिनट वाला। मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ जो 2 मिनट में चलिए सर, आप सर अपनी बात रखिए, आप प्लीज अपनी बात रखिए सर। ठीक है। वक्फ का जो शुरू होता है वो 1913 जब वक्फ वैलिडेशन एक्ट लाई थी अंग्रेज सरकार, तो वैलिडेशन का मतलब हुआ करता था कि वक्फ वैलिड हो गई है। उस समय कोई बोर्ड या गठन नहीं था। 1954 में जब इसको लाया गया, खास तौर से जब पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन के दौरान मुस्लिम आबादी वहां गई और हिंदू आबादी यहाँ आई। वहां पर जो हिंदुओं के पब्लिक प्रॉपर्टी थी, पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब वहां पर ट्रस्टें थी, वहां पर मंदिर बने हुए थे, वहां पर गुरुद्वारे बने हुए थे, या जो भी प्रॉपर्टी वहां पर थी, वो सेना के हवाले कर दी पाकिस्तान में, और सेना उसको रख रखाव करती है। वो प्रॉपर्टी जो हिंदुओं की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन वो प्रॉपर्टी सार्वजनिक प्रॉपर्टी थी। अब आ जाते हैं भारत में। भारत से जो मुसलमान गया, उसकी जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी थी, यानी कि उस समय इमामबाड़े बने हुए थे, उस समय ईदगाह बने हुए थे, उस समय कब्रिस्तान बने हुए थे, या जो भी बना था, वो सारी प्रॉपर्टी, चूंकि पूरी आबादी को पाकिस्तान जाना था, अब ये जो प्रॉपर्टी यहां पर बची, इसका क्या होगा? तो उसके लिए 2 कानून आए। पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए एवेक्यू प्रॉपर्टी एक्ट आया, और दूसरा जो सार्वजनिक संपत्ति थी उसके लिए वक्फ बोर्ड आया। वक्फ बोर्ड का मतलब था वो संपत्ति जो भारत को मिली, वो संपत्ति जो पाकिस्तान को मिली, वो अंग्रेज वहां पर वो आर्मी ले गई, जो भारत को मिली उसका रखरखाव सरकार को करना था, क्योंकि वो सरकारी संपत्ति हो गई। डीके सर, हम ब्रेक के बाद वापस आ रहे हो, यहीं से अपनी बात को शुरू करते हैं, फिर AK मिश्रा जी के पास भी जाएंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है जो वक्फ संशोधन बिल पर हो रही तकरार पर चर्चा चल रही है, और संविधान विशेषज्ञ DK दुबे जी विस्तार से टेक्निकल चीजों पर चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ और विस्तार से चीजों को बता रहे। DK दुबे जी, आपके पास आऊंगा। आप बहुत ही बारीक बिंदुओं से बता रहे थे, पाकिस्तान गए लोगों के बाद 2 कानून बने, वहां से अपनी बात शुरू कीजिए सर। देखिए, तो भारत में एवेक्यू प्रॉपर्टी एक्ट बना, जो एवेक्यू प्रॉपर्टी को बाद में हमने एनिमी प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि जो लोग पाकिस्तान गए उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी संपत्ति अब एनिमी प्रॉपर्टी कहलाई और सरकार का कब्जा हो गया। लेकिन जो सार्वजनिक संपत्ति थी, पाकिस्तान की सार्वजनिक संपत्ति जो हिंदुओं की थी वो वहां की आर्मी के पास चली गई। हमारे पास जो सार्वजनिक संपत्ति थी वो वक्फ बोर्ड को दे दी गई, यानी कि उसका एक बोर्ड गठन कर दिया गया और ये कहा गया कि भाई ये रखरखाव ये करेगा। उस बोर्ड के गठन के पीछे का उद्देश्य ये था कि सरकार सीधा उस पर कंट्रोल करे, या फिर सरकार एक बोर्ड बनाकर उस प्रॉपर्टी का डिस्पोजल करे। सरकार ने जब वक्फ बोर्ड बनाया तो उसको ये लगा कि जो लोग यहाँ पर रुक गए हैं नेहरू लियाकत समझौते की वजह से, या रोक लिए गए हैं, ये उन लोगों के हाथ में मैनेजमेंट दे देना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ये संपत्ति का हम सही से डिस्पोजल कर सकते हैं। 1995 आते आते और 2013 आते आते उसको ऑटोनोमस बना दिया, और ऑटोनोमस बनाकर वो जो सार्वजनिक संपत्ति भारत सरकार की संपत्ति थी, उस संपत्ति को अब मुस्लिम प्रॉपर्टी करार दिया जाने लगा।
तो सवाल यहां पर यह पैदा हुआ कि 10 लाख 10.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर उस समय पाकिस्तान को दे दिया, और जो लोग पाकिस्तान चले गए वो जो संपत्ति यहां छोड़ गई उसको वक्फ बोर्ड को दे दिया। तो पार्टीशन का ऑब्जेक्ट कैसे पूरा होता है? तो और दूसरी बात यह है कि चलिए यहां तक भी ठीक था कि भाई वो जो प्रॉपर्टी बची यहां पर जो मुसलमान बचे हमने उनको दे दिया और बोर्ड भी उन्हीं का बना दिया। सरकार सीधा कंट्रोल करने की बजाय बोर्ड के माध्यम से कंट्रोल कर रही थी। अब सवाल यह आता है कि वक्फ बोर्ड ने जो ऑटोनोमस बॉडी 2013 में बनाया उसने दावे करने शुरू कर दिए और जस्ट 10 साल में उसने प्रॉपर्टी अपनी डबल कर ली, क्योंकि वो ये कहता है कि मुगल सरकार के समय पर जो फरमान जारी हुए थे वो भी हमारे हैं, उस समय पर जो संपत्ति थी वो भी हमारी है, उस समय पर हम यहाँ नमाज पढ़ते थे वो भी हमारी है। आप मुझे बताइए कि जब मुगल सरकार को ही रिकॉग्नाइज कर दिया अंग्रेजों ने, संपत्ति सारी सरकार की हो गई, अंग्रेजी सरकार की हो गई, अंग्रेजी सरकार के बाद भारत सरकार की हो गई, तो वो फरमान उस समय के कैसे क्लेम किए जा सकते हैं? अब वो क्लेम करना शुरू कर दिया और संपत्ति दूसरों की कब्जा करना शुरू कर दिया। इसलिए इस संशोधन को लाकर एटलीस्ट उस स्टेटस पर जो 1954 का स्टेटस है वहां पर ले जाना आवश्यक था। 1954 के स्टेटस पे ले जाने के लिए भी मुझे लगता है कि इसमें और संशोधन की जरूरत थी कि प्योर गवर्नमेंट बॉडी बननी चाहिए थी, क्योंकि वो उस समय प्योर गवर्नमेंट बॉडी बनी थी। इसलिए आज अगर ये विरोध प्रदर्शन की बात कह रही है या कांग्रेस या कोई भी माफी के साथ प्योर गवर्नमेंट बॉडी किस सन में बनी थी सर? मैंने आपको बताया इतिहास कि जब पाकिस्तान में जो सार्वजनिक हिंदुओं की संपत्ति थी जो हिंदुस्तान चले आए वो आर्मी ने उसको कंट्रोल किया, उन्होंने भी एक बोर्ड बनाया था। और हमारे यहाँ जो मुसलमान वहां चले गए वो प्रॉपर्टी जो सार्वजनिक बची उसको भारत सरकार को कंट्रोल करना था या उनकी तरह आर्मी को कंट्रोल करना था, जैसे उन्होंने आर्मी ने ले लिया था, हमारी आर्मी भी ले लेती। लेकिन भारत सरकार ने सेकुलरिज्म दिखाते हुए उस पर एक बोर्ड बना दिया था कि भाई हम सीधा कंट्रोल करने के बजाय या आर्मी कंट्रोल करने के बजाय हम एक काम करते हैं, बोर्ड बनाकर उसका संरक्षण करेंगे। वो बोर्ड उस समय की जो परिस्थिति थी वो ये था कि प्योर गवर्नमेंट ने अपने लिए बनाया था कि हम एक बोर्ड बनाकर इसको करेंगे। आज वो बोर्ड पर्सनल कैसे हो गया ये सवाल वहां पर पैदा होता है। वो जो सरकार का सरकारी बॉडी थी, सरकार का बोर्ड था, सरकार उसको कंट्रोल करने वाली थी, वो आज पर्सनल बोर्ड बन गया। और पर्सनल बोर्ड ने भी जब 500 साल के 700 साल के क्लेम करने शुरू कर दिए तो फिर तो पाकिस्तान बनने का ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है। इसलिए संशोधन को लाकर एटलीस्ट 1954 का स्टेटस मेंटेन करना चाहिए था, जिस समय सरकार ने प्योर कंट्रोल करने के लिए बोर्ड बनाया था, ना कि किसी को पर्सनली प्रॉपर्टी देने के लिए बनाया था। परंतु हुआ क्या, उस बोर्ड ने किराए पर उठानी शुरू कर दी, उस बोर्ड ने बेचना शुरू कर दिया, उस बोर्ड ने डिस्पोजल करना शुरू कर दिया और पर्सनली जो मुतवल्ली उस पर बिठाए थे उन्होंने वो अपने इस्तेमाल के लिए करना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में कोई आमदनी नहीं, किसी का भला नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, जो गरीब मजलूमों की बात कही जा रही है उनके लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं। फिर ये प्रॉपर्टी कुछ चंद हाथों में चली गई, उसको सरकार को मुसलमान है वो तो उसका भोग करें, इसके लिए ये संशोधन लाया गया। अब ये जो जेनेसिस मैंने बताई, इस जेनेसिस के आधार पर बताइए कि कितना सही और कितना गलत और क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। अब फैसला आपके हाथ में है, सबके हाथ में है कि वो फैसला कर लें। ठीक है सर। हमारे साथ स्टूडियो में एक मिश्रा जी भी मौजूद है कि मिश्रा जी काफी देर से पिछले 40 मिनट से आप सभी को सुन रहे हैं। हमारे संविधान विशेषज्ञ ने जिस तरीके से इस पर प्रकाश डाला, मैं समझता हूं कि एक पॉइंट क्लियर हो गया। बावजूद इसके ये पॉइंट्स लोकसभा राज्यसभा में भी पहले क्लियर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी सियासत देखने को मिल रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको लेकर विरोध करने की बात कही, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। आज जुमे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश को छोड़कर जो ज्यादातर गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां सब जगह प्रदर्शन देखने को मिला। एक मिश्रा जी इसको किस तरीके से लेते हैं? देखिए, दो चीजें हैं। इतिहास में जो क्रूरतम मतलब कि लूट घसोट का जो क्रूरतम तरीका हो सकता है, हम लोग पढ़ते थे डलहौजी की हड़प नीति, वो तो फिर भी सही थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कांग्रेस के शिंदे साहब थे जो गृह मंत्री थे, वो एक ऐसा कानून ला रहे थे कि दंगा होगा तो बिना सोचे समझे, कोई अपील नहीं, दलील नहीं, कोई जांच नहीं, बहुसंख्यक वर्ग ही जिम्मेदार होगा।
तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिन लोगों की जली भुनी पड़ी है और वो क्वेश्चन उठा रहे हैं मंदिरों और मठों के जमीन पे, देखिए कानूनी विवाद क्या है, निटी ग्रिटी है, वो हम बाद में करेंगे। प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या है? जब कांग्रेस ने जो जमींदारों की जमीन थी उसकी सीलिंग की, लोगों की हजार बीघे के लोग जमींदार थे, मैं अगर हिंदुओं की बात करूं मेजर, बहुत सारी जमीनें लोगों में बांट दी गई, लोगों को सीमित कर दिया गया। तो क्या कभी कोई हिंदू या जन सैलाब इसके विरोध में सड़कों पे उतरा था इस हिसाब से? अच्छा, इनके यहाँ न कोई कागज न कोई बही, बस केवल जमीन हड़पो और जमीन हड़प करके जमीन चलिए मानने लिया, आपने लिया, लेकिन उसका कुछ ऐसा उपयोग हो कि समाज आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। लेकिन मिश्रा जी, बावजूद इसके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो समर्थन कर रही है ना? नहीं, समर्थन वो इसलिए कर रही है क्योंकि आजादी के बाद से गलत नीतियों के ऊपर आधारित राजनीति, और उसके कारण मजबूर होते हैं समर्थन करने के लिए। तो इसीलिए तो देश का विकास नहीं हुआ, देश में दंगे होते थे। कम से कम आप राजनीतिक पार्टी होते हुए विचारों, वक्फ बोर्ड के सारे नियम एकदम गलत है, दुनिया में कोई नहीं। भाई ये क्या कि आपने जाके बोल दिया ये जमीन हमारी है, ये मकान हमारा है, ये खेत हमारा है, खाली करो, ये कहीं का जी, पूजा जी, हर देश में कहीं कुछ ना कुछ नियम कानून होता है ना। तो ये राजनीति केवल कर रहे हैं और हड़प नीति की राजनीति। ठीक है, पूजा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बताइए। आपका जमीन पर डीएम को बना कर दिया भाई, तो आप डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पा रहे हैं, और अभी आप किसी कानून जहाँ बोलते वहाँ उनकी जमीन हो जाती है, बातें कर ले जाते हैं। झूठ बोल तो लग जाना ठीक है आपको। इतने भी जहाँ पे भी आपको लगता है गौरव जी कि वक्फ बोर्ड को गलत जमीन मिली है, वहाँ पे जब जो जिला अधिकारी आया जब तक वहाँ का जिला अधिकारी उसको वेरीफाई करके ये कह देता कि हाँ ये वक्फ की जमीन है, तब तक वो वक्फ के पास नहीं जाता है। एक मिश्रा जी, क्या ऐसा पहले होता था जैसा पूजा मिश्रा जी बता रही हैं कि वक्फ की जमीन बताने से पहले जिला अधिकारी उसकी पुष्टि करता था? नहीं, अभी तमाम खबरें आई हैं। और पहली चीज पूजा में मैं आपको बताऊं, अगर 80 करोड़ 30 करोड़ मुसलमान है, बाकी के सारे समाज, सारे क्रिश्चियन, हिंदू वगैरह सब बोल रहे हैं हम पुराने वक्फ कानून को नहीं मानते हैं, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि जी हम विरोध करते हैं। तो जैसे ये लोग विरोध कर रहे हैं वैसे ही बहुसंख्यक जनसंख्या 80% 90% जनसंख्या बोल रही है कि हम पुराने बिल को नहीं मानते हैं। तो फिर आप क्या करेंगी अगर वो भी सड़कों पे उतर जाए? तो आज जो भड़का रही हैं, अगर दूसरे लोग भी भड़काएं तो 90% लोग सड़कों पे उतर जाएंगे और वो बोल देंगे जी हम इस कानून को नहीं मानते, हम उस कानून को नहीं मानते, हम फलाने पार्टी को नहीं मानते। ऐसी कोई जबरदस्ती, जब संसद से कोई बिल पास हो गया तो उसका विरोध करने की क्या जरूरत? आपको पूरा मौका दिया गया था बोलने के लिए, तर्क रखने के लिए। कोई भी आदमी जाके अपनी बात रख सकता था, और जो जरूरी थे, जो समझ में आया वो संशोधन किया गया। हर चीज का विरोध, भाई देखिए मैं तो बड़ा क्लियर बोलता हूं, दुनिया में मुसलमान कहीं है, ये जो विरोध हो रहा है ना, हर दिन तो ये सड़क पे रहते हैं। आप मुझे बता दो किस दिन दुनिया के किसी न किसी हिस्से में मुसलमान सड़क, दुनिया तो छोड़िए देश में, किसी न किसी चीज को लेके बिला वजह ये सड़क पे विरोध करते रहते हैं। मिश्रा जी, राजनीति के तौर पे एक चीज और सवाल मैं आपसे करूंगा, कांग्रेस इसको लेकर लगाएंगे, बिल नहीं देंगे जी। ठीक है, बिल मांगने के लिए संभल में बिजली अधिकारी गए तो सड़क पे आ गए, पत्थरबाजी शुरू। अरे तो ठेका लेके रखा है क्या? तुम रोज रोज सड़क पे हर चीज के लिए उतरते रहोगे? कांग्रेस जो है सुप्रीम कोर्ट जा रही है कि मिश्रा जी इसी बिल को लेकर के, इससे पहले सीए को लेकर 2019 में नहीं, कांग्रेस के एक नेता थे 2014 में, कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर पाकिस्तान गए थे, मणिशंकर अय्यर। जब यहाँ नहीं चली तो वहां जाके वो वकालत कर रहे थे, पैरवी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो राफेल को लेके गए थे, अडानी को लेके गए, हर मुद्दे को लेके पिछले 10 साल से जा रहे हैं। तो दौड़ लगाने दीजिए, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। कांग्रेस की ये दौड़ भी दिखावे तक ही सीमित रहेगी। जाएंगे महीने। बीजेपी प्रवक्ता मत बनिए। नहीं, बात बीजेपी की प्रवक्ता की नहीं है सर, प्रवक्ता मत बनिए। नहीं, आपने तो 500 प्रवक्ता खरीद के रखे हुए हैं। आप अपने फेवर में 500 यूट्यूबर खरीद के रखे जो उलूल जुलूल तर्क देते रहते हैं। सर तर्कों की बात करिए,
लॉजिक की बात करिए सर, बीजेपी कांग्रेस की बात मत करिए। वक्फ बिल अगर पास हो गया, अरे राहुल गांधी बैठे नहीं डिबेट में, जब वक्फ पे डिबेट हो रही थी तो राहुल गांधी बैठे नहीं, जब वहां बोलना था तब नहीं बैठे वो संसद में, भाग खड़े हुए। और आज उनके प्रवक्ता आके बहस, अब क्या होगा आपके बोलने और बहस करने से? अब आपके बहस करने से क्या होगा? जब बहस करना था तो कांग्रेस के नेता सदन में नहीं थे, कोई साहब को बोल के चले गए कि तुम जवाब दे दो। अरे इसीलिए मैंने बोला कि कांग्रेस की दौड़, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक वाली है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, महीने 2 महीने हल्ला मचाएंगे, फिर वही हो जाएगा। ठीक है मिश्रा जी, ठीक है। कालाधन की बात करो। रत्नाकर जी, आप कहाँ जा रहे हैं? कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। पूजा जी, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, कृपया अपने एक बार नेटवर्क डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट कीजिएगा। आपकी आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम है। इतने में रत्नाकर जी आपके पास आता हूं। रत्नाकर जी, आपको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, टाइमिंग को लेकर ये सवाल उठाया जा रहा है। क्या कर रहे देश के पंतप्रधान जी? अरे आप भी नागपुर चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट से अगर न्याय नहीं मिले तो नागपुर चले जाओ ना, रोका है क्या? जहां से आपको समाधान, देखिए सेटिस्फेक्शन जरूरी है। जहां आप पाकिस्तान चले जाओ, मणिशंकर अय्यर गए थे ना। शिवानंद जी, बीजेपी प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे जवाब ले लेंगे हम। आप सर्टिफिकेट मत बांटिएगा। इनकम टैक्स, ईवीएम, जी रत्नाकर जी अपनी बात रखिए। पूजा मैम, आपकी आवाज म्यूट है, आपकी तरफ से अनम्यूट कर लीजिएगा शायद। सर, जब सदन में विरोध करना था तो विपक्ष के नेता गायब थे। काशी विश्वनाथ, मल्लिकार्जुन, पूजा मैम एक मिनट रुकिए। पूजा जी एक मिनट रुकिए। मैं अपनी ठीक है। पूजा जी, आवाज नहीं आ रही है। ये जो लोग इतना बोल रहे हैं ना वक्फ बिल के लिए, जब देश आजाद हुआ था, अरे मेरी बात सुनो, हजारों हिंदू राजाओं ने साइन कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, और उस तक नहीं की लाखों हेक्टेयर जमीन उन्होंने देश को दान में दे दिया। कोई राजा, कोई हिंदू सड़क पे आके किसी ने विरोध नहीं किया। जितना भी चिल्ला, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। और ये लोग सड़क पे उतर आए हैं, भूदान आंदोलन चला, हजारों हिंदुओं ने अपनी जमीनें दान कर दी राष्ट्र के लिए, कोई सड़क पे नहीं आया। और ये मालिक बनेंगे देश के सड़क पे, अरे रोज सड़क पे बैठे रहने वाले लोग हैं ये। नरेंद्र मोदी जी जाके बिरयानी खाते पाकिस्तान में, हिंदू मुस्लिम करना, यही है बिजनेस आपका। डॉक्टर शिवानंद जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरीके की बात आप नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कर रहे हैं, क्या ये तार्किक हैं? क्या ये विषयबद्ध हैं? क्या विषय से संबंधित हैं? आप विषय से संबंधित अपने तर्क रखिए ना। पूजा जी अपने तर्क रख रही है ना, आर्टिकल की बात कर रही है ना, आपकी सहयोगी पार्टी है ना समाजवादी पार्टी, उसकी प्रवक्ता जो है। सुनिए, आप तार्किक बात ही नहीं कर रहे हैं। कभी काले धन पर जाते हैं, कभी नागपुर जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। आप वक्फ पर बात कीजिए ना। आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी हर उस बिल के खिलाफ जाती है जिसको भारतीय जनता पार्टी संसद में पास कराकर बिल बनाती है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं? आखिर क्यों कांग्रेस? इस पर जवाब दीजिए। आप जाते नागपुर, आप जाते बेरोजगारी, आप जाते नोटबंदी, आप जाते बीजेपी। गौरव जी सुनिए, बात तो सुनिए गौरव जी, थोड़ा 1 मिनट आप वक्त बोर्ड का ये थोड़ा बाजू हटिए। अयोध्या में 13,000 एकड़ का लैंड घोटाला हुआ, केदारनाथ में 300 किलो सोना चोरी हो गया, आज तक नहीं मिला। क्या कर रहे सीबीआई, क्या कर रही ईडी? अरे वक्त पे बात करिए भाई, वक्त पे बात कर लो, यही तो मैं कह रहा हूँ। जिस दिन इस टॉपिक पर, जिस दिन भ्रष्टाचार पे डिबेट होगी, बुला लेंगे आपको। आप रखना बात। कागज बोल रहे हैं, दिखा दो वक्त की प्रॉपर्टी का कागज मिल ही नहीं रहा है। सोना तो छोड़ो, कागज नहीं मिल रहा है। ठीक है मिश्रा। पूजा जी आपके पास आऊंगा। पूजा जी अपनी बात रखिए आप। ठीक है। अरे रत्नाकर जी रुक जाइए। जी पूजा जी, गलत लगेगी करेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और जिनको आपत्ति है देश में रहने से, हमारे खुद के देश वो पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान चले जाइए, गजब के जो है आपको भारत के नागरिक देंगे। जब मैं बैठूंगा, मैं 4 लोगों को बोलूंगा पाकिस्तान चलेंगे,
महिला, ठीक है ठीक है, नहीं 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 सुनिए, नहीं 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 सुनिए, आप पूजा जी एक महिला है, क्या आप नहीं चाहती कि महिलाओं की हिस्सेदारी वक्फ बोर्ड में होनी चाहिए? क्या बात गौरव जी, पढ़िए तो सही एक्ट को। बेगम वक्त पहले से था, उसमें महिलाओं की भागीदारी थी हमेशा से। आपने पढ़ा है वक्फ बोर्ड को? पढ़िए। कैसी बात कर रही है मैम? अगर थी तो आज तक थी क्यों नहीं? महिलाएं क्यों खुशी मना रही हैं? मैम मैं अपना होमवर्क करके आया हूं, अगर थी तो उनको हक क्यों नहीं मिल रहा था? थी लेकिन जरूरी नहीं थी। इस बिल के बाद अब महिलाओं की हिस्सेदारी जरूरी होगी। और उनको जो है बेगम वक्त के द्वारा दिया भी गया हुआ था। और गौरव जी बताइए क्या जो है। अच्छा ठीक है, अगर थी तो 2 महिलाओं के नाम बता दीजिए, किसी भी राज्य में वक्फ बोर्ड की समिति में 2 महिलाओं के नाम आप बता दीजिए, जाइए बताइए। आपको पता कर लीजिए। नहीं तो कैसे हवा में आप कुछ भी कह देंगी? पूजा जी आप तेज तर्रार प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आप हवा में कुछ भी नहीं कह सकती। आप 2 महिलाओं के नाम बता दीजिए। पूजा जी सही बोल रहे हैं, संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं मानेंगे? संविधान से ही देश चल रहा है रत्नाकर जी, संविधान से देश चल रहा है। अनंत हेगड़े जी क्यों बोला? शिवानंद जी संविधान से देश चल रहा है। एक भी माइनॉरिटी एमपी नहीं है, एक भी माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, जवाब बीजेपी प्रवक्ता देंगे। रत्नाकर जी आपके पास आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कह रही हैं कि वक्फ बिल में पहले से महिलाएं थी। वक्फ बिल के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष समुदाय के साथ गलत किया है, पूरा प्रयास किया है। अब भाई साहब मैंने बीच में किसके भी नहीं तो सुन लो आप। जी जी बोलिए सर। हाँ। मेरे मित्र प्रवक्ता बीजेपी को पूछना चाहता हूँ, कितना हिंदुओं को नौकरी दिया 10 साल में बताइए। अरे भाई साहब मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, मैं कह रहा हूं शिवानंद जी ये डिबेट वक्फ बिल को लेकर है, मुद्दे पर रहिए। जी बताइए। अभी आपने जी से पूछा कि अगर 2 महिला का प्रावधान था तो किसी 2 महिला का नाम तो वक्फ बोर्ड में रखा होगा, नहीं बता पाई ना। तो ये इसी तरह के लोग हैं। और देखिए हमने सिर्फ महिलाओं को ही उसमें परिषद में नहीं रखा, हमने पसमानदा मुसलमानों को भी उस परिषद में रखा है, बोहरा मुसलमान को भी रखा है, सबको हमने सहभागिता दिया है। तो ये कहीं ना कहीं जो सेकुलर देश है वहां पर भी सेकुलरिज्म दिखनी चाहिए, और जो दिखेगी आगे जो गठन होगा उसमें। और आप इनसे हिस्सेदारी की बात कर रहे थे, महिला कितनी होती है? समाजवादी पार्टी को देखा कि किस तरह से अमित शाह जी ने सदन में ही तथास्तु बोल दिया कि भाई आप 25 साल तक आप ही अध्यक्ष रहोगे, तथास्तु जाओ आप ही 25 साल तक अध्यक्ष रहोगे। तो ये किस हिस्सेदारी की बात? आप इतने बड़ी पार्टियों के बाद भी प्रेसिडेंट नहीं बनाना, दूसरी नहीं है ना, कांग्रेस पे आ जाता, हिम्मत ही नहीं है। अरे शांति से सुन लीजिए, आपके पास बीजेपी प्रवक्ता को पूछना चाहता हूँ, बीजेपी राष्ट्रीय प्रेसिडेंट क्यों नहीं बना? सुन तो लीजिए, अभी कांग्रेस पे आने वाला है, कांग्रेस पे आता हूँ। गौरव जी इनका ऑडियो जरा डाउन करते, फिर मैं अपनी बातों को ऑडियो डाउन करने के लिए क्या बैठे क्या पार्लियामेंट हाउस है क्या? उधर का आदत हो गए क्या? नहीं यहाँ किसी का ऑडियो डाउन नहीं होगा, सब समझदार व्यक्ति हैं, आपको सुना जाएगा। रत्नाकर जी आप अपनी बात रखिएगा। शिवानंद जी बीच का समय इनको दिया, ये अपनी बातों को रख नहीं पाए, रिपीट करते रहे। अरे आपके पास कोई लॉजिक है, तर्क है? जो गौरव जी ने पूछा कि 2-4 पॉइंट्स बता दीजिए, इस पे आपत्ति है, बता नहीं पाए। जी मैं वही कह रहा था कि देखिए ये कांग्रेस पार्टी है, कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट जाए उनका अधिकार है, किसी भी व्यक्ति का अधिकार है, वो जाएगा, संवैधानिक अधिकार मिला है संसद की तरफ से। ये जाने को तो आतंकवादी को बचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट पहले भी जा चुके हैं। तो इनकी नियति क्या है वो देश की जनता जानती है। और ये आज वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, सदन में किस तरह से अमित शाह जी ने बोला कि देश की 100 जो दिल्ली की वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी 123 जो आज है, वो 123 क्रीम प्रॉपर्टीज को सिर्फ अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए यही कांग्रेस पार्टी वो क्यों वक्फ बोर्ड को दे दी भाई 2013 में? 2013 में हाँ, आपको 2013 में क्यों दे दिया आपने? और एक चीज उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा, जो ये जवाब दे देंगे यहाँ पे, उन्होंने कहा कि देखिए वक्फ किस चीज का होता है? खुद की संपत्तियों का, खुद की चीजों का आप वक्फ करिए, दान करिए, तो भी करना है करिए, लेकिन सरकारी संपत्तियों का दान
और वो भी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। ये कौन अधिकार देता है भाई कांग्रेस पार्टी को? क्यों आप सरकारी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को दे देते हैं? राम मंदिर के नाम पे, राम के नाम पे चंदा खाया है तुम लोग। ये किया है राम बचा ही नहीं, राम तो ऐसे में सबक सिखा दिया आपको। क्या बात कर रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता? राम ने तो सबक सिखा दिया। अच्छा ये बताइए शिवानंद जी, आपकी डिबेट किस पर है? वक्फ बोर्ड पे ऊपर अभी तो वक्फ बोर्ड पर है तो वक्फ बोर्ड की बात करो ना सर। राम मंदिर पे कहाँ चले जा रहे हैं आप? नहीं, अरे वक्फ बोर्ड से जुड़े लॉजिक दो ना आप तार्किक बात रख रहे हैं और जो हमारे दर्शकों को तार्किक बात पहुंच रही है वो पहुंचने नहीं दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि संसद समझ आए कि वहां भी गौरव जी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में अभी हम जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का अभिषेक मनु सिंघवी जी, कपिल सिब्बल जी, बड़े बड़े लॉयर हम खड़े कर रहे हैं। अब मैं एक चीज लास्ट, ठीक है हो गया, अब चल बताइए गौरव जी देखिए, सदन में हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर से कह दिया। और देखिए आज देश की जनता जो आवाम है, जो पसमानदा मुसलमान है, बहुत खुश है इससे। और उसको पता है कि जिन संपत्तियों का दुरुपयोग किया जाता था अब उसका सदुपयोग पसमानदा मुसलमानों के लिए किया जाए। और केंद्रीय मंत्री ने कहा दो चीज बहुत स्पष्ट, दो लोग इस सदन में जो है विरोध कर रहे हैं। एक वो लोग है जो तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, अपने वोट बैंक साधने के लिए विरोध कर रहे हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो वक्फ बोर्ड के माध्यम से अपने जेबों को भरने का काम कर रहे थे ना, वो लोग विरोध कर रहे हैं। चुनिंदा लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं और देश को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा, आपकी जमीनों को कब्जा कर दिया जाएगा, आपका हक छीन लिया जाएगा। भाई मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये हक छीनने का अधिकार के लिए नहीं है, ये हक देने के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है। और जो देश की जनता आने वाले ठीक है सर, समय कम है, ठीक है सर, ठीक है। डीके दुबे जी आपके पास आऊंगा और आपसे जानना चाहता हूं कि संक्षेप में कि पुराना वक्फ बिल और नए में, दोनों में अगर आपस में तुलना की जाए तो किस बिल के जरिए लोगों को ज्यादा फायदा मिलेगा, किन किन बिंदुओं पर? देखिए एक चीज, एक डेटा कल किरण रिजिजू साहब ने दिया था कि वक्फ से रिलेटेड 31,500 मुकदमे कोर्ट में पेंडिंग है। उसमें से 14,500 मुकदमे वक्फ बनाम मुसलमान हैं। यानी कि वक्फ बोर्ड ने जो 2013 के बाद जो गठन हुआ उसने केवल हिंदुओं की ही नहीं मुसलमानों के कब्जे वाली प्रॉपर्टी पर भी क्लेम किए हैं, जो 14,500 मुकदमे उसमें पेंडिंग है। इसलिए मुझे लगता है कि 2013 के कानून में जो गड़बड़ियां की गई थी उसको सही करने का प्रयास किया गया है। जहां तक कलेक्टर की बात को इशू बनाया जा रहा है वहां डेजिग्नेटेड ऑफिसर वर्ड इस्तेमाल किया है। और दूसरी बात यह है कि सरकारी संपत्ति अगर कोई है तो उसका सर्वे कौन करेगा? सरकारी संपत्ति का या संपत्ति का कस्टोडियन तो कलेक्टर ही होता है और कलेक्टर की रिपोर्ट लगेगी केवल, बाकी मुकदमा तो ट्रिब्यूनल में ही होगा। और सरकारी संपत्ति के मामले में कलेक्टर की रिपोर्ट फाइनल होगी। अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो ट्रिब्यूनल में जाकर चैलेंज कर लीजिए, हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज कर लीजिए, तो कोई नया इशू उसमें नहीं है। दूसरी बात जो इस बिल में खास तौर से आई वो ये आई कि जो मुतवल्लियों का एकाधिकार है प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह, कि इस वक्फ की प्रॉपर्टी को वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह मानते हैं। एक इलस्ट्रेशन संसद में 2-3 बार दिया गया है। दिल्ली में ताज होटल की जो प्रॉपर्टी है वह उसका रेवेन्यू 150 करोड़ रुपया सरकार लेती है, और उसी तरह का दूसरा होटल मुंबई में आईटीसी का है जिसका 50,000 रुपया महीना किराया आता है। दोनों एक ही तरह के होटल बने हुए हैं, एक वक्फ की प्रॉपर्टी पर, एक सरकारी संपत्ति पर। दोनों की जो रेटिंग है वो दोनों की बराबर है, लेकिन एक में 50,000 रुपया महीना और एक में 150 करोड़ रुपया साल। आप बताइए अगर 150 करोड़ रुपए इस तरह की संपत्तियों के वक्फ बोर्ड के पास आ रहा होता तो वो मुसलमानों की जो गरीब आदमी है जिसको जरूरत है उसकी मदद नहीं कर सकता था। वो अस्पताल कितने खोल लिए हैं वक्फ बोर्ड ने। सर बहुत लंबा विषय है और आपने जिस तरीके से अपनी बात को रखा है बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी बात को रखा, बहुत ही संजीदगी के साथ, और मुझे यकीन है कि हमारे दर्शकों को आपकी जो बातें यकीनन पसंद आई होंगी। चूंकि समय कम है इसलिए मैं आखिरी जो पॉइंट है वो मैं शिव मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूँ, और राजनीतिक दृष्टिकोण से जो देश का माहौल इस वक्त चल रहा है उस पर आपसे प्रकाश डलवाना चाहता हूँ। देखिए जबरदस्ती करना कुछ राजनीतिक पार्टियों का ये मुद्दा बन गया है कि हर चीज पे जबरदस्ती करो, हल्ला मचाओ,
प्रेशर क्रिएट करके कानून बनवा लो, अपनी बात को मनवा लो। जब सरदार पटेल ने आज़ादी के बाद से सारे राज्यों का एकीकरण करना चाहा, बड़े बड़े हिंदू राजाओं ने अपनी जमीन खुशी खुशी दे दी। आज तक उन्होंने शिकायत तक नहीं की, उफ तक नहीं की। हजारों हेक्टेयर, लाखों हेक्टेयर के जमींदार जमीन उन्होंने देश को दे दिया, हस्ताक्षर करके डॉक्यूमेंट पड़े हैं। हैदराबाद के निजाम ने बगावत कर दी थी और वहां पे सेना का सहारा लेना पड़ा। और यही ट्रीटमेंट इन लोगों को सरकार को देना चाहिए, जो ये बिना सर पैर के कानून के कारण जमीन कब्जा रहे हैं ना। माले गनीमत समझ के रखा है क्या? माले गनीमत का ये मॉडर्न तरीका है। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का। रत्नाकर सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शिवानंद जी, पूजा मिश्रा जी, DK दुबे जी, AK मिश्रा जी, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए न्यूज़ इंडिया में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी अहम खबरों को देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।